Morning dear students, once again welcome to the online class session of class 10th, and we were studying economics chapter number 2, sectors of Indian economy. So now today we are going to just in the previous part actually we have studied about the primary, secondary and tertiary sector on the basis of activities. Now on the basis of employment, see how the sectors have been divided. So on the basis of sectors, actually on employment basis, we have two sectors, that is one is organized and one is unorganized, संगठित और असंगठित. So let us see what is the definition, then what are the features of organized sector, what are the features of unorganized sector, and what are the major differences between both the sectors. Then after we will come on to the classification of sectors on the basis of ownership. So on the basis of employment, as we were studying or we are going to discuss, that is organized and unorganized. See organized तो अपने नाम से ही अपने आप को बता रहा है कोई चीज़, संगठित मीन्स बहुत वेल मैनर्ड में चीज़ें नियम कानून सिस्टम के थ्रू चले, तो वो आप ऐसे इसको अगर आप ओवरऑल कंसेप्ट को समझना चाहो तो इसका यही मतलब हुआ कि जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करे, सारे गवर्नमेंट के जो लॉज पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, अगर कोई संस्था उसके अकॉर्डिंग चल रही है तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और बहुत से जो नहीं गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है. ये ओवरऑल एक मतलब मैंने आपको चीज़ बताई. प्रॉपर डेफिनेशन वाइज एंड फीचर्स वाइज वी कैन सी. So for definition actually organized sectors enterprises means जो इसमें संस्थाएं होती हैं, जो enterprises होती हैं, covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular, जहाँ पे employment के terms regular हैं and people have assured work means उनके पास assured work होता है और employment terms regular होता है. ये आप जब भी नोट करिएगा या बुक में जहाँ कहीं भी आपके एनसीईआरटी में होगा, ज़रूर से इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब फ्यू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो व्हेन यू प्रिपेयर द टॉपिक्स इन हेडिंग, एज आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट इन पॉइंट्स, सी हियर आई हैव डिफाइंड एंड देन द फीचर्स आर पॉइंट वाइज, तो और नंबर वाइज यू कैन से. तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट इज रेगुलर वर्क एंड एश्योर्ड वर्क, मीन्स काम रहेगा और एश्योर्ड रहेगा. अभी आपको जब कंट्रास्ट कंपैरिजन करूंगा अनऑर्गेनाइज का तो इन्हीं पॉइंट्स पे कंपेयर भी कर दूंगा मैं आपके लिए. देन वी हैव दीज टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, दीज मीन्स हियर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, दे आर रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट, सरकार से रजिस्ट्रेशन करा रखे होते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब यह, चूंकि आप सरकार से जब रजिस्टर्ड हैं तो यू हैव टू फॉलो वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, वो आपको माननी पड़ती है जो सरकार बनाई होती है. जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है. मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब ये हो गया कि सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है किसी भी कारीगर, कामगार, लेबर के लिए. अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, मीन्स आप रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली जो आपके यहाँ जो पेमेंट टर्म्स होगी उस बंदे की जो आपके यहाँ काम कर रहा है, वो उस मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करती होगी. जितना भी मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से प्रतिदिन की एक मजदूरी आती है किसी एक व्यक्ति की, वो आप देते होंगे या आपको देना ही होगा. इसी तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट की फैक्ट्री लगाने के जो नियम कानून, सरकार के जो मानक स्टैंडर्ड्स जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए, वो आपको फॉलो करना होगा. प्रोविडेंट फंड आपको देना होगा, ग्रेचुटी का पेमेंट है. दूसरी चीज़, अब आप फीचर्स देखते जाइए इसमें. वर्कर्स हैव सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं है कि आज आप काम कर रहे हैं, अगले दिन आप आए और आपसे कहा जाए नहीं आज अब ज़रूरत नहीं है. या जैसे मार्केट में लेबर्स होते हैं कि जिस दिन हमें ज़रूरत होती है हम उनको काम कराने ले आते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये काम हो रहा है, चलो लिंटर पड़ रहा है, बालू ढोना है या ईंटा ढोना है. उस दिन वो आया और अगले दिन वो खाली हो जाता है. तो ऐसा नहीं है. एश्योर्ड वर्क का मतलब यही हुआ कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. उसके भी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, कैसे निकाला जा सकता है या कैसे लिया जा सकता है, हटाया जा सकता है. देन वर्किंग फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स. वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं, जो 8 आवर्स, 7 आवर्स, जो भी जिस संस्था के अपने नियम हैं वो एक फिक्स्ड आवर्स होते हैं.
आप जनरली, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं अभी जब उस पर आएंगे तो फिर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस रोक लेती हैं और आदमी काम करता ही करता है, तो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स हैं। अगर इन केस ऐसा होता है कि वो संस्था आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम ले रही है, उस एंटरप्राइज, उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री में आप जहाँ पर थे, और उस संस्था ने आपसे डिमांड किया कि टुडे वी हैव एन अर्जेंट वर्क एंड यू नीड टू स्पेयर 2 more hours, और फॉर दिस मंथ वी हैव गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड कंटिन्यूसली फॉर दिस मंथ एवरी वर्कर हैज़ टू वर्क 2 hours एक्स्ट्रा, तो दे विल पे, दैट इज एक्स्ट्रा मीन्स ओवर टाइम, जिसको ओटी कहते हैं आप, तो वो ओवर टाइम देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस जो आपने की, जो मजदूरी आपने एक्स्ट्रा की, उसकी वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे ओवर टाइम के तौर पे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा, मींस जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज को फॉलो करता है, और जहां पे एश्योर्ड और रेगुलर वर्क होता है। तो दिस वाज ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ नाम लास्ट में बताऊंगा, घबराइए नहीं, नाम लास्ट में बताऊंगा कमेंट वालों का, और अभी मिड में से कहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लेकिन नाम तो ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू ऑल कि वीडियोस तो बहुत से लोग देख रहे हैं आप, बट द वर्क इज नॉट कमिंग इन दैट मैनर, दैट इज मतलब वेरी मच एक तरह से वो हर्ट कर रहा है कि आप वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको डाउट है, डाउट सेशंस भी लाइव चलने लगे, अब तो मैं भी कल रहूँगा लाइव, जो डाउट्स हो आप क्वेरीज अपनी पूछिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप काम सबमिट करिए, जो वर्क है, बहुत शॉर्ट वर्क भी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि टू लेंदी वर्क आर बीइंग गिवन, तो जस्ट सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, की अटेंडेंस आपकी पूरी भरी हुई दिखे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद मिलेगा। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, तो असंगठित क्षेत्र सबसे पहला, अब एकदम उसका ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा सबसे पहली चीज़ तो ये, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा डीपली पढ़ाने की कोशिश की कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, आई थिंक 80% यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मीन्स द नेगेटिव ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, और ऑपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो फर्स्ट पॉइंट हियर ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड इट इन पॉइंट्स, यू सी, मीन्स पॉइंट्स मीन्स बुलेट्स और पॉइंट्स वट एवर इट इज़, कि आपको क्लासीफाई करना आसान हो जाए, आपको तैयार करना आसान हो जाए। तो सबसे पहला, द एंटरप्राइजेस दैट आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये वो संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, मान्यता नहीं मिली होती है, या इन्होंने जानबूझ के मान्यता ली ही नहीं है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि इनकी बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, मीन्स छोटे छोटे कामगार वाले लोग, दुकानदार, रिपेयरिंग का काम कोई कर रहा है, अब वो गवर्नमेंट से क्या रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो है दुकान है, कोई जनरल स्टोर है, तो इस तरीके के जो छोटे वर्क्स हैं जहाँ पे आदमियों को रखा जाता है, जैसे जनरल स्टोर है उसमें किसी एक आदमी को रखा गया, तो अब वो पेड लीव तो पाएगा नहीं, वो प्रोविडेंट फंड तो दुकानदार उसको देगा नहीं, क्योंकि वो जनरल स्टोर पे है, ग्राहक आ रहा है तो तेल साबुन मसाला उठा उठा के ला के काउंटर तक देने का ही सिर्फ काम है। तो स्मॉल यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, या मोटर मैकेनिक है, मोटरसाइकिल का रिपेयर पार्ट्स कर रहा है काम, मिस्त्री है, ऐसे स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स ज़्यादातर इसके पार्ट होते हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। इनके फीचर्स में अब आप देख लो, जाहिर सी बात है, चूंकि स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स हैं तो यहाँ पे जो वेजेस होगी वो लोअर वेजेस होगी इन कंपैरिजन टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। देन लार्जली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब सरकार के मतलब आप ऐसे कह लो कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर ही होते हैं। वैसे तो जो भी कोई गतिविधियां देश में चल रही हैं वो सरकार के अधीन होती हैं, लेकिन जैसे व्यावसायिक तौर पे कि अब हम दुकानदार हैं और हमने अपने यहाँ आदमी रखा है, तो हम उसको क्या पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, चूँकि हम अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं और हम उसके अकाउंट में सैलरी नहीं डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल का यहाँ यही मतलब हुआ कि सरकार बैठ के नहीं देखने जा रही है कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो करके तनख्वाह दिए या हम वैसे ही दे दिए, या जैसे मजदूरों को घर पे काम करने के बुलाया जाता है। अब हमने कहा 10 दिन का काम लगातार है भाई, हमारे यहाँ लिंटर लगने वाला है या ये काम है, उसने कहा साहब 450 तो हर जगह मजदूरी है, हमने कहा 350 ही देंगे, अगर उसको काम की ज़रूरत है कर गया। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर यहाँ पर है कि वो व्यक्तिगत हमारे और उस व्यक्ति के बीच में एक तरह से डील हो रही है, हमारे मीन्स यहाँ से जो कोई भी है वहाँ पर। तो नो पेड हॉलीडेज, मतलब आप अगर छुट्टी ले रहे हो तो आपकी तनख्वाह कटेगी, ऐसा काम है, इतना छोटे स्तर का काम है। नो ओवर टाइम पेमेंट, आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, किसी दिन दुकान 10 बजे रात तक खुली रह गई, किस दिन आपकी अपनी जो मैकेनिक या जो भी काम कर रहे थे वो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया,
तो देयर विल बी नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर दैट, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, पेड हॉलीडे नहीं होगा, छुट्टी लेने का मतलब है कि उस दिन की आपकी तनख्वाह गई। अमूमन अब कोई बहुत बढ़िया मालिक है, उसने कहा ठीक है 4 दिन तुम एब्सेंट रहे हो, हम 3 ही दिन की तनख्वाह काटेंगे, 1 दिन छोड़ दिए, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ होती है, या सभी पे लागू नहीं होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ज़्यादातर लोग इसमें स्ट्रीट हॉकर्स हैं, रिपेयर वर्कमैन है, डोमेस्टिक सर्वेंट जो घरों में नौकर काम करते हैं या झाड़ू पोछा लगाती हैं महिलाएं हैं, जो इस तरह की मेड्स हैं, ये सब इसके पार्ट है। पेपर ऊपर वाले हम लोग के जो आते हैं स्ट्रीट हॉकर्स हैं या पेपर हॉकर्स हैं, ये सब इसके पार्ट हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। रूरल एरियाज़ की अगर बात करें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो रूरल एरियाज़ में जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, माने जो बिना खेत के जो मजदूर हैं, तो कृषि मजदूर जिनको आप कहते हैं, जिनके पास अपना कोई खेत नहीं, वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हो गए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनके पास किसी दिन काम है किसी दिन नहीं है, तो इस केस में भी यहाँ आता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी इसमें आ जाते हैं, ऐसे फार्मर्स दोज हु हैव लैंड बट अ वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो शायद उनके अपने सिर्फ कंजम्पशन भर का ही प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो उससे ज़्यादा की अगर कोई ज़रूरत है तो वो भी फिर अनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको कुछ और करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा इनकम बढ़े जो है। तो दीज आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ फ्यू पॉइंट्स related to the protection of workers in unorganized sector। मीन्स हम इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, इनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं। फ्यू सजेशंस आर देयर, एक्चुअली सम लॉज हैव बीन, इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जिसपे तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी या प्लान एक्टिवेट भी कर रखा है, कुछ और भी आए हैं, कुछ सजेशंस हैं, अगर इस पे भी काम किए जाए तो शायद ये जो असंगठित क्षेत्र है हमारा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, इसमें डेफिनेटली बहुत इनके कंडीशंस को अपलिफ्ट करने में मदद मिल सकती है। लाइक द फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बिसाइड एग्रीकल्चर। मतलब अगर हम रूरल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो रूरल सेक्टर में आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम कृषि के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज वहाँ विलेज में दें, तो जो एक तो ओवरबर्डन है, एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरबर्डन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप पढ़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एक किसी छोटे से खेत में 4 आदमियों की ही ज़रूरत थी, और चूंकि बाकी के लोग घर के बेरोज़गार थे, तो उन्होंने किया क्या कि जो 2-3 और एक्स्ट्रा थे वो भी काम करने लगे। अब वो 2-3 एक्स्ट्रा काम तो करने लगे, लेकिन उससे ना तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला, ना इकोनॉमी उनकी कंडीशन बढ़ने वाली है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ऑल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, ऑप्शंस देने होंगे अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जगहों पर, जिससे कि ये लोग थोड़ा सा सिक्योर हो सके इनकम वाइज। देन पब्लिक वर्क प्रोग्राम, जो मैं आपको कह रहा था कि ये एक पॉलिसी ऐसी है जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में है, जिसको सजेशन में भी दिया, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डिगिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, स्कूल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? ये वही है जो आपने पढ़ा है मनरेगा, या जो आप नरेगा पढ़े थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है? नरेगा मनरेगा, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। ये 100 डेज जो कि अब इम्प्लीमेंट होकर 150 डेज हो चुका है, एश्योर्ड वर्क है। क्यों दिया जा रहा है? कि हम ग्रामीण क्षेत्रों, देखिए ये शॉर्ट मेजर है, दिस इज अ शॉर्ट मेजर फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट अ फुल टर्म मेजर, बट एक्चुअली एटलीस्ट फॉर 150 days one person of a family is getting job or work and he is getting the wages, so समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि आप एक्चुअली आधे साल तो कम से कम काम पा गए और वो एश्योर्ड है कि एक व्यक्ति परिवार का काम पा रहा है। तो इस तरह के और भी पब्लिक वर्क्स और हैं, वो भी चीज़ें हैं। या जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा किसानों को, कि वो अपने उस समय पर बैंक से आसानी से लोन पा सकें, तुरंत वो पा जाएंगे बिना किसी फॉर्मेलिटी के। इस तरह के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ज़रूर इम्प्लीमेंट आ सकते हैं। एफर्ट्स टू प्रोवाइड दम सोशल, फाइनेंशियल एंड रिक्वायर्ड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। ऐसा प्रयास सरकार को करना पड़ेगा कि इनको सामाजिक तौर पे भी, सिर्फ आर्थिक तौर की बात नहीं है, क्योंकि सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इनको इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दिलानी पड़ेगी। सामाजिक तौर पे कहने का मतलब यह है कि चूंकि समाज में जब इनको जगह मिलेगी, इनके अपलिफ्टमेंट की बातें बनेंगी, कुछ इनके रिगार्डिंग लॉज या पॉलिसीज़ बनेंगे, तो इनका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। सोसाइटी में जब आदमी आता है, सोसाइटी में रहता है, तो बहुत सी और नई चीज़ें आदमी जानता है और प्रयास करता है आगे बढ़ने का।
तो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड कंपलसरी इंश्योरेंस, इनको इंश्योरेंस दिया जाए कंपलसरी, जिसका या तो इनसे बहुत नॉमिनल कोई अमाउंट चार्ज किया जाए या मार्जिनल अमाउंट हो, जिस बेसिस पे ये सिक्योर हो जाए, लाइफ सिक्योर हो जाए, उसका बाद में कुछ रिटर्न मिले, या इन केस सपोज इफ ईश्वर ना करे कोई मिस हैपनिंग इनके साथ हो जाए तो उस केस में ये इनकी फैमिली वो कंपनसेशन अमाउंट पा सके। तो इस तरह के एफर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, that is on ownership basis actually we have two sectors, one is public sector and one is private sector. But before starting this topic, let me take the name of the students who have commented in the last video, on the last video. Sakina Khatun, these are the names who have commented on the last video, part 2 video. Sakina Khatun, Shreya Singh, Nityansh Pandey, then Preeti Yadav, यशस्वी चौबे, निमिष सिंह दिनकर, अमित यादव, शुभांकुर मणि त्रिपाठी, गौरी, साहिल राज, हर्षित दुबे। हर्षित दुबे भाई तुम्हारा काम हमेशा आता रहता है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप बेटा, बहुत बढ़िया, इस बार तुम काम भेज रहे हो और सभी से वही उम्मीद कर रहा हूँ। देन आफ्टर हर्षित दुबे गौरव चौधरी, देन वी हैव मारिया खुर्शीद, वेरी गुड बेटा, तुम्हारा भी काम रेगुलर आता रहा है। नैन्सी शर्मा, देन मुस्कान माविया, मुस्कुरा रही हो इस समय, मुस्कान आ रही है। तो देन वी हैव अमितेश सैनी, शुभम वर्मा, कृष्णा दुबे, अंश मिश्रा, देन वी हैव मानसी पांडे, खुश करमचंदानी। These are the comments, the name of the students, those who have commented on the last video. Then we will study this topic, public sector and private sector. Public sector means the government sector. बस आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि चूंकि इधर एक तरफ आपके प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, तो बी वेरी मच क्लियर कि दैट पब्लिक सेक्टर मीन्स द गवर्नमेंट सेक्टर। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर नाम है, पब्लिक सेक्टर नाम से क्वेश्चंस भी जनरेट होंगे, इसलिए नाम तो सारा जानना चाहिए आपको। तो पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन हो गई कि ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो, जो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट हो, जो गवर्नड बाय गवर्नमेंट हो। जनरल, जैसे मैं अभी आपको पहले भी एक डेफिनेशन बताया था कि जनरली इस बात को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सरकार के ही द्वारा ओन्ड हो, ओनर उसकी गवर्नमेंट हो। आप डेफिनेशन वाइज कह सकते हैं गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। तो सारे एसेट्स गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्री डोमिनेट्स इन सर्टेन सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ प्री डोमिनेट करता, माने पहले से काबिज हैं और वहाँ इनका रहना ज़रूरी भी है दो कारणों से। पहले देख लीजिए कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे पावर जनरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। क्यों है? क्योंकि ये बिलोंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब जैसे पावर जनरेशन है या ट्रांसपोर्ट में जैसे आपका रेलवेज़ है या रोडवेज़ है। आप देखिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आगे आप जब नेक्स्ट क्लास में लूँगा, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं प्रॉफिट मोटिव्स बताऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा। चूँकि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी बात ये, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आंसरेबिलिटी होती है, दोनों चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब सरकार बन गई तो सिर्फ सरकार बन के सरकार चलाने से नहीं मतलब है, जनता को बहुत सी चीज़ें उनके दायरे में हमें सुविधाएं प्रदान करना है। द फैसिलिटीज़ आर टू बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस टू द लेवल ऑफ द पीपल, टू ऑल द पीपल, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर क्लास एंड कैपेसिटी ऑफ देयर इकोनॉमिक इनकम। सो अगर ये शायद प्राइवेट उसमें जाता तो ना तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की पूरे देश भर में रेलवे ट्रैक्स और रेलवे को गवर्न करने भर की प्राइवेट संस्था कोई पैसा लगाती, या पावर जनरेशन में ही दूसरी उस अफोर्डेबल रेट पे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या रोडवेज या रेलवेज की शायद प्राइवेट कंपनी कभी हमें नहीं दे पाती। तो इस वजह से इस तरह के हैवी हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। तो उससे सरकार पीछे नहीं हट सकती कि नहीं प्राइवेट कंपनी अपना खाए कमाए, ऐसा नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई
और जवाबदेही भी है, इसलिए मेनली इन सेक्टर्स में ये प्रीडोमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल इसीलिए देखिए, इंडियन रेलवेज मैंने एग्जाम्पल दिया है पब्लिक सेक्टर का, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, या फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो संस्थाएं हैं वो बेसिकली हैवी इन्वेस्टमेंट वाली जगहों पर गवर्नमेंट ही सेक्टर हमेशा पब्लिक सेक्टर लागू करती है, और इसलिए भी रहती है क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज, माने ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स, माने किसी एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल, एक कोई व्यक्ति हो सकता है जो इसका ओनर हो, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में भी आपके कुछ 2-4 लोग, जैसे मान लीजिए हम 4 लोगों ने मिलकर एक फैक्ट्री इंडस्ट्री बना ली तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, या जैसा मैंने यहाँ लिखा है प्राइवेट कंपनीज, तो कई मिलके ये यहाँ पे ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाई इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यही ओन करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं और यही गवर्न करते हैं। दिस इज प्राइवेट सेक्टर। ये किस सेक्टर में प्रीडोमिनेट करते हैं? इनके प्रीडोमिनेट करने का है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। ये अलाइड सेक्टर हो जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ही आप देखिए, हर तरह की, इतनी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें ज़्यादातर यही डोमिनेट करते हैं। ट्रेड है, व्यापार है, आपके होटल्स हैं, इन सारे टूरिज्म इंडस्ट्री में है, इनमें ज़्यादातर जो सेक्टर्स में है वो सब प्राइवेट कंपनीज ही हैं। ट्रेडिंग में, होटल्स में, टूरिज्म में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस पे काम करती हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, मार्केटिंग कंपनी है, ट्रेड में काम करती है। बजाज ऑटो है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्कूटर्स, 2 व्हीलर्स की। या टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस तरह से ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए प्राइवेट सेक्टर्स के जो है। आज का क्वेश्चन, नाउ अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज, you have to give only 2 examples of unorganized sector. This is the question. Only 2 examples of unorganized sector. You have to write it in the comment box. कमेंट बॉक्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले कोई 2 क्षेत्र जो हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो कमेंट करते रहिएगा, बने रहिएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।